कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ली अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ। कहा, अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को दी बधाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया का अद्यतन संस्करण किया जारी। संसद की कार्यवाही में व्यवधान और घटती बैठकों पर जताई चिंता। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे रायपुर का दौरा। एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के छात्रों से करेंगे संवाद। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में भारतीय विद्या भवन के नंदलाल नुवाल इंडोलॉजी सेंटर के शिलान्यास समारोह को किया संबोधित। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता पर दिया जोर। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में होगा भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन। संविधान के 75 वर्ष पर होगा विशेष फोकस। 45 से अधिक नृत्य रूपों का किया जाएगा प्रदर्शन। 5000 से ज्यादा कलाकार लेंगे भाग। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 15 लाख विदेशी पर्यटकों सहित 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। किन्नर अखाड़ा सहित सभी 13 प्रमुख अखाड़े शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कैपिटल के अंदर शपथ ली, जिसे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने दिलाया। Of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति @रियल डोनाल्ड ट्रंप को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर हमारे देशों के लाभ और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए आपके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं। आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। देश की विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों का सबसे बड़ा समागम। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन यानी कि AIPOC के 85वें सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानमंडलों में शिष्टाचार की कमी और विधायी निकायों की बैठकों की अल्पसंख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से विधानमंडलों के कामकाज में डिजिटल प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा देने और अपनाने का आह्वान किया। नई दिल्ली के अंदर सभी राजनीतिक दलों ने पीठासीन अधिकारी भी थे, सभी राजनीतिक दल के नेता थे और एक विचार व्यक्त किया था कि सदनों के अंदर लगातार व्यवधान, बेल में आना, नारेबाजी करना
नियोजित तरीके से सदन स्थगित करना, इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी। आज वो चिंता आज भी है। हमें कोशिश करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कि हम सदन में व्यवधान कम करें, नियोजित गतिरोध को रोकने का प्रयास करें, सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दल सहयोग करें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन में गरिमा रहे। इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी, क्योंकि पटना एक ऐतिहासिक धरती है। हमें कुछ फैसले लेकर यहां से जाना होगा। सभी राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा है कि वह अपने अपने दल में एक आचार संहिता बनाए, सदनों में अपने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सदनों की गरिमा प्रतिष्ठा बनाने के लिए राजनीतिक दल आचार संहिता बने, क्योंकि किसी भी सदन की गरिमा उस सदन के माननीय प्रतिनिधि से है। जितना जनप्रतिनिधि की मर्यादापूर्ण आचरण करेंगे, आदर्श जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे, उतनी सदन की गरिमा भी बढ़ेगी और हम लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता भी लाएंगे। इस दौरान राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के उपयोग और लाभों का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधायी निकाय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और 2025 तक एक राष्ट्र एक विधान मंच एक वास्तविकता बन जाएगा। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि देश की अधिकतम राज्य की विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। अधिकतर राज्य की विधानसभाओं ने अपनी डिबेट और चर्चा को डिजिटलीकरण कर दिया है। अब आने वाले समय में एक ही प्लेटफॉर्म पर राज्य की विधायकों की सारी डिबेट, चर्चा, बजट, केंद्रीय विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा की एक ही प्लेटफॉर्म पर देश की जनता को कार्रवाई को देखने को मिलेगा। और एक प्लेटफॉर्म पर जब राज्य की विधानसभा और लोकसभा राज्य की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से कानून बनाते समय हमारे जनप्रति सार्थक चर्चा कर पाएंगे, बजट के अनुभवों का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे और बजट पर भी सार्थक चर्चा कर पाएंगे। इसलिए एआईपीओसी ने निर्णय लिया है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर 2025 तक हमारे लक्ष्यों को पूरा करेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर एक देश एक विधान की कार्य को पूरा करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के संबोधन के साथ होगा। बिहार में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी कि एआईपीओसी चल रहा है। देखते हैं महाराष्ट्र विधान परिषद की उप सभापति नीलम ताई गोहरे से बातचीत के कुछ अंश। महाराष्ट्र के विधान परिषद की उप सभापति श्रीमती नीलम ताई गोहरे जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो चर्चा हो रही है। नीलम ताई जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और महिला पीठासीन अधिकारी कुछ गिनती की हैं, उनमें से एक आप हैं। ये देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और महिला सशक्तिकरण का जो पूरा अभियान है, एक तरीके से आप उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी जो चर्चा चल रही है,
कि जो 75वां वर्ष है संविधान को अंगीकार करने का, उसमें संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में, उसे और मजबूत करने में संसद और विधान पीठों का, विधायी पीठों की जो भूमिका है, आपका क्या कहना है? देखिए, जनता की साक्षरता के साथ साथ विधि साक्षरता भी बहुत जरूरी है। और जब हम बोलते हैं कि संविधान बहुत अहम महत्व रखता है, तो संविधान हमारे जिंदगी से किस तरीके से जुड़ा है, ये मुद्दे विधानसभा और परिषद में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब विधानसभा का या परिषद का सेशन होता है विधिमंडल का, तो पूरे स्टेट में लोगों का, हर गांव में चर्चा होती है कि अपने गांव के लिए क्या होने वाला है। मतलब विधान भवन में सिर्फ होता है वो चर्चा नहीं है, पूरे गांव-गांव में चर्चा है कि ये कानून पास हो गया, या लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, दाम कब मिलेगा। लेकिन इसका मतलब है कि हमारे ज़िंदगी के बारे में निर्णय लेने वाले विधिमंडल है, ये लोगों को मालूम है। और ऐसे विधिमंडलों में जब चर्चा होती है लोकशाही के बारे में, से 75 साल हो गए राज्य घटना को, तो राज्य घटना को बचाना है मतलब क्या करना है, राज्य घटना का संवर्धन करना है मतलब क्या है, ये सब मुद्दे सामने आना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं अपने ओम प्रकाश जी बिड़ला साहब लोकसभा के अध्यक्ष, फिर जगदीश जी धनखड़ साहब अपने उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, इनको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि बिहार विधानसभा में और परिषद में ये अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और अभी ये मैंने चौथी बार मैंने अटेंड किया है। तो एक तो बात होती है कि बहुत सीरियसली लोग मुद्दे रखते हैं, उसमें से हमें भी अपना परिप्रेक्ष्य, जो पर्सपेक्टिव है, वो ठीक करने के लिए मौका मिलता है। और इस समय प्रोग्राम भी दिया है ओम प्रकाश बिड़ला साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक साल चर्चा करें, कि कॉमन सिविल कोड का जिक्र माननीय मोदी साहब ने किया है। और नारी शक्ति वंदन विधेयक तो पास हो गया है पार्लियामेंट में, ये तो इतिहास बना है, क्योंकि कभी नहीं लगा था कि आरक्षण का बिल कोई हमारे ज़िंदगी में कोई पास करेगा, क्योंकि 30 साल से उसके लिए संघर्ष हो रहा था। और मोदी साहब ने जो राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके सामने रखी है, वो महिलाओं में जो जागृति आई है, महिला सबका समान हिस्सेदार है, पंचायत राज में जो महिलाओं ने काम किया है, वो देखते हुए पर्सपेक्टिव में उनका प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रतिध्वनि होना चाहिए, इसके लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लाया है। लेकिन वो 2029 तक अगर होने वाला है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सक्षमता जो है वो बढ़ाए महिलाओं की। और वो किन की बढ़ाए, कि जो ऑलरेडी MLAs हैं, MLCs हैं और हर स्टेट में काम कर रही है, ऐसे महिलाएं तैयार होगी तो वो नारी शक्ति वंदन का विधेयक आगे लेके जाने के लिए सरकार को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा और हर पार्टी को फायदा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की समृद्ध विरासत और शास्त्रीय भाषाओं से फिर से जुड़कर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। दिल्ली में नंदलाल नुवाल भारत विद्या केंद्र के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय ज्ञान और इसके वैश्विक दृष्टिकोण के परस्पर संबंध का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने हमेशा शांति और सद्भाव के लिए प्रयास किया है। एक राष्ट्र के रूप में विश्व शांति और सद्भाव में योगदान देना हमारी नियति में है। Democratic polity thrives on discourse. Expression and discourse are fundamental to democracy. If you do not have right of expression, you cannot claim to be living in a democracy. But your expression is incomplete unless you believe in dialogue. Therefore, I urge the nectar of democracy is consideration of the varying points of view. Civilizationally, we have been inclusive only for that process. Absence of dialogue, and by dialogue I mean a dialogue where there is no fear, a dialogue where there is freedom, a dialogue where the dialogue will not invite ridicule, a dialogue which will find consideration and not rejection at a drop of a hat. If that dialogue is absent, it will be a death knell for at least democratic institutions. A peep into our Indology will reveal that dialogue and discourse were always favorite when it came to resolution of issues. I would say the only way, and history will prove it right, there have been conflagrations, there have been wars. Ultimately, the resolution was through dialogue and discourse. Absence of dialogue
can be apocalyptic, can be very dangerous, can cliffhanger society if dialogue is not there. And this concept emerges from our scriptures, Vedas, Purans, and look at even our epics, Ramayana, Mahabharata, and Gita, all indicate predominance of dialogue. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के रायपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने 1 दिवसीय रायपुर दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति एक संवाद सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर के छात्रों के साथ बेहतर भारत के निर्माण के लिए विचार विषय पर छात्रों से बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति इस दौरान छात्रों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को दिल्ली छावनी में NCC गणतंत्र दिवस कैंप 2025 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने NCC कैडेट्स को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NCC के पूर्व कैडेट हैं और उन्होंने विकसित भारत का विजन दिया है। उन्होंने कैडेटों से भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के उनके सपने के योगदान देने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने NCC कैडेट से अपील की कि वो विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपना बेहतर योगदान दें। साथियों, जब भी NCC ने के अपने कैडेट से मैं मिलता हूं तो उनमें मुझे सिर्फ एक कैडेट ही नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है, भारत की इमेज दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं लेकिन आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं पर रूट एक है, जिसकी किरणें रेज अनेक हैं पर ज्योति एक है। आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश का समावेश है उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बता दें कि देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 2361 कैडेट 1 महीने चलने वाले इस NCC कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 114 और पूर्वोत्तर क्षेत्र से 178 कैडेट शामिल हैं, जो लघु भारत की झलक पेश कर रहे हैं। यह शिविर 30 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ और 27 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समाप्त होगा। इस वर्ष कैंप में 917 बालिका कैडेट भी भाग ले रही हैं, जो अब तक की सर्वाधिक हैं। महाकुंभ 2025 मानवता के इतिहास में सबसे बड़े आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समागमों में से एक है। यह आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें करीब 15 लाख विदेशी पर्यटक भी मौजूद रहेंगे। वहीं महाकुंभ 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देगा। इससे अनुमानित व्यापार 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जिससे प्रदेश की GDP में 1% से अधिक की वृद्धि का भी अनुमान है। दैनिक आवश्यक वस्तुओं का कारोबार 13,310 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है, जबकि होटल और यात्रा सेवाओं में 2,800 करोड़ का व्यापार होगा। धार्मिक सामग्री और फूलों का कारोबार क्रमशः 2,000 करोड़ और 800 करोड़ तक हो सकता है। बुलेट ट्रेन के विजन को आगे बढ़ाते हुए महासर कॉरिडोर के लिए भारत की सबसे लंबी 21 किलोमीटर रेल सुरंग का काम शुरू हो चुका है। बुलेट ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सुरंग को महज 5 से 6 मिनट में क्रॉस कर जाएगी।
India propels its infrastructure forward, the 21 kilometers underground tunnel for the Mumbai-Ahmedabad bullet train stands as a symbol of progress. This significant project features India's first 7 kilometers undersea tunnel beneath Thane Creek. 5 kilometers will be carved out using NATM and 16 kilometers will be excavated using TBM. Precise tunnel linings, essential for the structure's stability and longevity, are manufactured at the Thane Mehpe casting yard. This engineering marvel showcases our commitment to speed and connectivity, symbolizing our stride towards Viksit Bharat, Sashakt Bharat. गणतंत्र दिवस परेड 2025 भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का एक शानदार उत्सव होगा, जिसमें भारतीय संविधान और जन भागीदारी के अधिनियम के 75 वर्षों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परेड में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में इंडोनेशिया का 160 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 190 सदस्यीय बैंड दल भी भाग लेगा। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के दल भी इस परेड में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक पारंपरिक बग्गी में कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगी और एक भव्य मार्च पास्ट के दौरान सलामी लेंगे। इस मार्च पास्ट में भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, सहायक नागरिक बलों, राष्ट्रीय कैडेट्स कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के दलों की भागीदारी होगी। परेड में न केवल भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा, बल्कि इसके जरिए संस्कृति, विविधता और राष्ट्रीय एकता की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। छब्बीस जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं। कुछ दिल्ली में आते हैं तो कुछ घर बैठकर अपने टीवी पर। आइए आज आपको दिखाते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड कैंप में इंडियन आर्मी के जवानों की जिंदगी की एक झलक। ये झलक कैसी होती है, जहां हर कदम, हर एक्शन और हर हरकत देश के गौरव और एकता को समर्पित है। सुप्रभात में चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस पर्दे के पीछे की कहानी के साथ, जो समर्पण, अनुशासन और मेहनत की अनकही गाथा है। महीनों की तैयारी, सही तालमेल के लिए अनगिनत अभ्यास और उत्कृष्टता के प्रति अदम्य लगन की यात्रा, एक ऐसी कहानी जो इन्हें विशेष बनाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए ये खास वीडियो।